तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक एसे के बारे में जिसको हेनरी डेविड थॉरो ने लिखा हुआ है। और हेनरी डेविड थॉरो का इस एसे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस। दोस्तों सिविल डिसओबीडियंस को हेनरी डेविड थॉरो ने लिखा था। और दोस्तों हेनरी डेविड थॉरो के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल्स के बारे में हम लोग पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीज़ें थी हेनरी डेविड थॉरो से रिलेटेड, उनके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, उनकी जो भी पूरी बायोग्राफी थी उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एक अपने पुराने वीडियो में। अभी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हेनरी डेविड थॉरो के एक ऐसे सिविल डिसओबीडियंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों बात करें सिविल डिसओबीडियंस टर्म की, तो सिविल डिसओबीडियंस टर्म के बारे में दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। ओके, और सिविल डिसओबीडियंस को हिंदी में सविनय अवज्ञा इस तरीके से बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा जिसको गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और सबसे पहले लेकिन इस टर्म को खोजने वाले, इस टर्म को फाइंड आउट करने वाले, उसके बाद अप्लाई करने वाले अपने ऐसे में वो हेनरी डेविड थॉरो ही थे। और सिविल डिसओबीडियंस के बारे में दोस्तों उन्होंने एक पूरे इस ऐसे को लिखा। आफ्टर दैट दोस्तों गांधी जी ने इनके इस ऐसे को पढ़ा, उससे कुछ एक इंस्पिरेशन ली, उसके बाद में फिर इनसे ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुए। हेनरी डेविड थॉरो से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुए। उसके बाद इन्होंने फिर अपने एक अलग डिफरेंट काइंड के मूवमेंट को चलाया। तो चलिए देखते हैं सिविल डिसओबीडियंस के बारे में क्या है। दोस्तों सिविल डिसओबीडियंस को 1849 में पब्लिश करवाया गया था जो कि हेनरी डेविड थॉरो के द्वारा लिखा गया था। और इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। ओके, ये इसका ओरिजिनल टाइटल के साथ में इसको पब्लिश करवाया गया था। उसके बाद में एक दूसरा पॉइंट है, इसको हेनरी डेविड थॉरो ने कब लिखा था? जब अमेरिका के बीच में और मैक्सिकन अमेरिकन वॉर हो रहा था, उसके बीच में दोस्तों युद्ध चल रहा था। तभी दोस्तों हेनरी डेविड थॉरो को इस एसे को लिखने की जरूरत पड़ी। बिकॉज क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका था। ऊपर से दोस्तों जो भी सरकार थी वो सही फैसले नहीं ले रही थी, गवर्नमेंट सही फैसले नहीं ले रही थी। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हेनरी डेविड थॉरो के मन में आया कि चलो एक कुछ ऐसा ऐसे लिखा जाए जिसको पढ़ करके रीडर्स कुछ अपना करने की कोशिश करें। कि ये नहीं कि जो भी सरकार बनाती जा रही, नियम अलग अलग लॉज बनाती जा रही, तो जो नियम कानून बनाते जा रहे उसको फॉलो करते हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब इनका कहने का मतलब था इस एसे के अंदर जो इनका मतलब एक बोले तो समरी क्या है इस एसे की, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस एसे की समरी ये है दोस्तों कि जो भी सरकार नियम बनाती है उसको हमको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उस नियमों को, सारी चीज़ों को मानते रहना चाहिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी बेनिफिट्स के लिए इसलिए बनाई गई है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए कि वो हमसे फालतू के टैक्स वसूले अलग अलग तरीके से और हमारा अलग अलग तरीके से शोषण करे। तो ये इस पूरे सिविल डिसओबीडियंस एसे का दोस्तों एक तरीके का सार आप बोल लीजिए, समरी बोल लीजिए, ठीक है, कुछ भी बोलिए। तो ये है। और इसको दोस्तों मैक्सिकन अमेरिकन वॉर जब हो रहा था उसके बीच में ही लिखा गया था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब वाइल इन जेल, जब गांधी जी को जेल में भेजा गया था तब उन्होंने इस एसे को पढ़ा था सिविल डिसओबीडियंस को, जिसको थॉरो ने, हेनरी डेविड थॉरो ने लिखा था। 19th सेंचुरी के अमेरिकन राइटर रहे हैं हेनरी डेविड थॉरो। और गांधी जी ने इनके इस एसे से काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट भी करी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को अपनाया, टर्म को, सिविल डिसओबीडियंस को अपने मूवमेंट में अप्लाई भी किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें नहीं, आपको सारी चीज़ों के बारे में पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद में एक और भी पॉइंट है इसके अंदर दोस्तों, थॉरो ने इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट किया है, मतलब इस चीज़ के ऊपर बहस करी है कि दैट ईच इंडिविजुअल का मतलब दोस्तों होता है कि एक डिफरेंट व्यक्ति, मतलब कि जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो क्या है, इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। इंडिविजुअल का दोस्तों हिंदी जो भी मतलब होता है वो होता है व्यक्तिगत। हमारे जैसे कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं तो पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड ही इसका मतलब बनता है, ठीक है। तो वही आप बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल का मतलब कि पर्सनल, हमारी भी पर्सनल कुछ एक लाइफ है, हम भी कुछ अलग तरीके से जीना चाहते हैं, हमारी भी कुछ फ्रीडम्स हैं, हमारी भी कुछ एक
हम भी कुछ करना चाहते हैं। ये नहीं कि हमेशा जो भी सरकार है वो नियम बनाती जा रही है उसको हम लोग हमेशा उसका पालन करते जा रहे हैं और अपने मन में ही उसको दबा करके रखे हुए कि हम कुछ करना भी चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो यहाँ पर थॉरो जो है उसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ईच इंडिविजुअल, हर एक पर्सनल व्यक्ति को जिसकी हर एक की खुद की पर्सनल लाइफ है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द सोसाइटी। हम सभी के पास में एक ऐसी पावर है कि सोसाइटी को हम क्रिएट कर सकें जिसके जहाँ पर हम रहते हैं, दे वॉन्ट टू लिव इन। ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं तो एटलीस्ट उस सारी जगहों को तो हम बना ही सकते हैं। ठीक है, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को तो बना ही सकते हैं। उसके बाद में एक और भी चीज़ है, इसमें और भी चीज़ इस चीज़ का आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट द गवर्नमेंट मस्ट एंड। ऐसी गवर्नमेंट को एंड कर देना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट को समाप्त कर देना चाहिए जो कि अनजस्ट लॉस करती है, अनजस्ट एक्शंस करती है, फालतू के अलग अलग तरीके के टैक्सेस को वसूलती है, हमसे कलेक्ट करती है, उसके बाद में अपना खुद का बेनिफिट सोचती है अपने सिटीजन से। क्योंकि जनता, जो भी इंडिया की सरकार है, जो भी अमेरिका में क्या होता है दोस्तों, इंडिया में क्या होता है कि एक तरीके की डेमोक्रेसी होती है। जब तक जनता जिस तरीके से जब जनता चाहेगी तभी उस सरकार को बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आपस में ही वोट देते हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट बनती है, हमारे मनपसंद के अनुसार बनती है। उसके बाद में वो अगर हमारे अकॉर्डिंग हमारे फ़ायदे के बारे में वो सरकार नहीं सोचेगी तो उसको हमको जरूर से एंड कर देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए ऐसी सरकार को। अब चलिए चलते हैं जो भी इस एसे का जो भी टाइटल है दोस्तों, सिविल डिसओबीडियंस, और इसके जो भी पूरी टोटल समरी है इसको भी हम लोग सही से डिस्कस करेंगे। एक एक वर्ड टू वर्ड जितनी भी अच्छे से हो सकेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है दोस्तों कि द एसे सिविल डिसओबीडियंस, ओरिजिनल टाइटल इसका क्या है, रेजिस्टेंट टू सिविल गवर्नमेंट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, वही प्रतिरोध करना, विरोध करना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वो जो स्पीच, एक तरीके की स्पीच है जिसको डिलीवर्ड किया था हेनरी डेविड थॉरो ने। ओके, यहाँ पर एच डी थॉरो का ही मतलब होता है, पूरा नाम है हेनरी डेविड थॉरो। तो इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर इवेंट मैक्सिकन वॉर, जो अमेरिका के बीच में और मैक्सिकन के बीच में दोस्तों वॉर हुआ था, उसके बीच में हालांकि जो जीत हुई थी वो अमेरिका की ही हुई थी। उसके बाद में फिर अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक तरीके से ज़मीन को लेकर के कुछ एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर के वाद विवाद चल रहा था, जैसे जम्मू कश्मीर के बीच में अभी कुछ एक नहीं, तो उसके बीच में हमारे कुछ इसको लेकर के वो काफ़ी सालों से इस चीज़ पे ही बात बहस चल रही थी। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों इनके बीच में भी एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर के वही वाद विवाद चल रहा था। उसके बाद में जीत जो हुई थी वो तो अमेरिका की हुई थी, लेकिन बाद में फिर इन लोगों ने दोस्तों आपस में सुलह कर करके अपना नॉर्मल तरीके से जो भी है आपस में जो भी है उसको अप्लाई कर लिया था कि हम इतना ले लेते हैं, आप इतना प्लेस ले लो, उसके बाद में ये कर लेते। तो एक तो छोटी सी बात रही कि इसके बीच में वॉर क्यों हुई थी और अमेरिका की जीत हुई थी। तो विच ऑकर्स ऑन मई 1846, वो 1846 के बीच में जो भी वॉर हुआ था उसके बीच में एक तरीके की स्पीच थी ये दोस्तों, सिविल डिसओबीडियंस, जिसका ओरिजिनल टाइटल था रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट, और इसको हेनरी डेविड थॉरो ने ही इस स्पीच को डिलीवर्ड किया था। उसके बाद में बात करें यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन थॉरोस बॉट जेफरन्स आइडिया, एक जेफरन्स थे दोस्तों, जेफरन का एक ऐसा मानना था, ये एक तरीके के दोस्तों जेफरन क्या बोले कि इनका ऐसा मानना था द गवर्नमेंट इज़ बेस्ट। इनके अनुसार, जेफरन के अनुसार, ये एक तरीके के नोबल पर्सन होंगे, तो जेफरन के अनुसार दोस्तों द गवर्नमेंट इज़ बेस्ट विद गवर्न्स लीस्ट, वो गवर्नमेंट अच्छी होती है जो कि कम शासन करती है, मतलब कम शासन करती है अपनी जनता को, अपने राज्य के लोगों को जो भी है वो फ्री रखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि वो शासन पे शासन करती जा रही, नए नए नियम कानून बनाती जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जेफरन्स के आइडिया का, ये सबसे पहले जेफरन्स का आइडिया को लेकर के यह है, जब आप ऐसे को स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट, ये एक छोटा सा सेंटेंस है दोस्तों, लेकिन इसका काफ़ी बड़ा और काफ़ी गहरा अर्थ निकलता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सही से ध्यान में रखिएगा, द गवर्नमेंट इज़ बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट, इसका मतलब भी वही होता है कि ऐसी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी होती है, बेस्ट होती है, जो कि कम से कम शासन करती है, लोगों को फ्री रखती है, लोगों को नई नई चीज़ें, उससे क्या होती है, डेवलप्ड होती हैं, नई नई चीज़ों का विकास होता है, आर्ट्स का, लिटरेचर का, इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का विकास होता है। अगर हम सब भी एक नियम के अंदर बंधे से रहेंगे तो फिर क्या होगा कि
हम अपने खुद का डेवलपमेंट कम कर पाएंगे। उसके बाद में ही वांट टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्टेट, और ये दोस्तों इस तरीके से एग्जामाइन भी करते हैं। एग्जामाइन का मतलब वही है कि दो चीज़ों के बीच में दोस्तों रिलेशनशिप को वो इस्टेब्लिश करते हैं। एक तो फर्स्ट है इंडिविजुअल का मतलब बताया ना, इंडिविजुअल का दोस्तों मतलब होता है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। एक तो हमारी खुद की पर्सनल लाइफ है, और दूसरा क्या है दोस्तों, स्टेट है। स्टेट का भी मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो पूरा राज्य है। एक तो हमारी पर्सनल लाइफ है, एक तो पूरा स्टेट है। स्टेट के अंदर पूरे लॉज वगैरह भी आ गए, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में दोस्तों ये जो थॉरो हैं, ये हेनरी डेविड थॉरो हैं, ये इन दोनों के बीच में एक तरीके से वो करते हैं, मतलब रिलेशनशिप बैठाते हैं, और इस चीज़ को ऊपर रखते हैं। इनकी इंडिविजुअल जो है दोस्तों, इंडिविजुअल्स की लोगों की पर्सनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है इन कंपैरिजन टू स्टेट। हमें रूल्स को, लॉज को ऐसे ही नहीं मानते रहना चाहिए। हमारी खुद की भी पर्सनल लाइफ है, उसको हमें पहले देखना चाहिए, उसको प्रेफरेंस पहले देना चाहिए। उसके बाद में हमारे रूल्स रेगुलेशंस, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन पे इनका, कि so he considers the motto to be lacking something। अब ये जेफरेंस के एक आइडिया को तो लेकर किया है कि द गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट। वो गवर्नमेंट अच्छी है जो कि कम से कम गवर्न करती है, कम से कम राज्य करती है, वो गवर्नमेंट तो अच्छी है। लेकिन इस चीज़ में भी इनको कहीं ना कहीं लैकिंग लगी, मतलब कि इस चीज़ में भी इनके कहीं ना कहीं इनको कमी लगी, और इस चीज़ को इन्होंने संशोधित करते हुए इस सेंटेंस को बना दिया कि दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स नॉट एट ऑल, कि वो गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छी है जो कि बिल्कुल भी गवर्न नहीं करती। मतलब बिल्कुल भी गवर्न का मतलब कि कोई बिल्कुल भी राज्य नहीं करती, ठीक है। हमको पूरी तरीके से फ्री छोड़ती है, और साथ ही साथ में हमको एक तरीके से बोले तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छी है जो कि किसी भी प्रकार का कोई भी राज्य नहीं करती है। हमको पूरी तरीके से फ्री छोड़ती है कि हम अपना डेवलपमेंट खुद से कर सकें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और भी पैराग्राफ है, तो जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि थॉरो रिमार्क्स गवर्नमेंट कम्स आउट इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ एन एक्सपीडियंसी का मतलब क्या दोस्तों होता है कि जो मुनाफा होता है, मुनाफा आप इसको बोल रहे हैं, लाभ बोल रहे हैं। तो जो थॉरो हैं यहाँ पर इस चीज़ पर रिमार्क करते हैं कि गवर्नमेंट कम्स आउट इनटू द एग्जिस्टेंस, इनटू एग्जिस्टेंस, की जो गवर्नमेंट है वो इस कब एग्जिस्टेंस में आई, बिकॉज ऑफ एन एक्सपीडियंसी का मतलब होता है कि वो अपने लाभ के लिए, मुनाफे के लिए, कमाने के लिए सत्ता में आई है, और यहाँ पर आकर के हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से जैसे टैक्सेस को वसूल रही है, और अलग अलग तरीके से अपना बेनिफिट खुद ही देख रही है। एंड बीइंग अनकॉन्शियस केयर्स लिटिल फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, और हमारी स्वतंत्रता के बारे में, हमारी पर्सनल स्वतंत्रता के बारे में कम से कम सोचती है। ओके, हाउएवर मोस्ट गवर्नमेंट्स यूजुअली एंड ऑल गवर्नमेंट्स समटाइम्स आर इनएक्सपीडिएंट। हाउएवर का मतलब क्या कि हालांकि मोस्ट गवर्नमेंट्स ऐसा करते हैं, और ऑल गवर्नमेंट समटाइम्स आर इनएक्सपीडिएंट। इनएक्सपीडिएंस का भी मतलब दोस्तों होता है कि बेमतलब। एक्सपीडिएंस का मतलब क्या होता है कि आपको लाभ मिला, और इनएक्सपीडिएंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है कि मोस्ट गवर्नमेंट्स यूजुअली एंड ऑल गवर्नमेंट समटाइम्स आर इनएक्सपीडिएंस। जो कुछ तो सरकारें होती हैं जो ज़्यादातर जितनी भी सरकारें होती हैं, जितनी भी सरकारें हैं, ऑल गवर्नमेंट्स का मतलब है कि जितनी भी सरकारें हैं अधिकतर इसी तरीके से होती हैं कि वो अपना ही फ़ायदा सोचती हैं और हमारा फ़ायदा कम सोचती हैं। इनका कहने का यहाँ पर ये मतलब है। उसके बाद में बात करें आगे, तो यहाँ पर एक और चीज़ है दोस्तों, लिखा क्या हुआ है आप देखिए कि ही अटैक द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये किस चीज़ पे अटैक करते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे अटैक करते हैं। अब डेमोक्रेटिक का मतलब आप वही समझते हैं ना कि डेमोक्रेसी, एक आपने वर्ड सुना होगा, डेमोक्रेसी वर्ड से डेमोक्रेटिक बनता है कि जो भी ऐसी गवर्नमेंट जो कि जनता के द्वारा बनाई गई, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, तो नॉट बिकॉज इट वॉज स्ट्रॉन्ग। अब देखिए किसी भी चीज़ पर अटैक कब किया जाएगा, या तो वो बहुत ही अच्छा होगा या तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जैसे कि हम बात करें तो जैसे राम और रावण, ठीक है,
तो दो व्यक्ति हैं, हम दोनों को ही जानते हैं, राम को भी जानते हैं और रावण को भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक उनमें से बहुत ही अच्छा था और एक उसमें से काफ़ी ज़्यादा बुरा था। तो यहाँ पर देखिए कि हम दोनों को जानते हैं और इसके बाद में वो यहीं पर इस चीज़ पे भी अटैक करते हैं, उस गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते हैं, बिकॉज इट वॉज स्ट्रॉन्ग ऑन द कंट्रोरी। इस वजह से नहीं कि ये एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, इस वजह से नहीं करते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, बल्कि इस वजह से करते हैं कि ये एक वीक गवर्नमेंट है। यानी कि अच्छाई की वजह से हम ये इस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, ये इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं बुराई की वजह से। ओके, सो ही अटैक द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉट बिकॉज इट वाज स्ट्रॉन्ग ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके विरोध में, बिकॉज क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब क्यों वीक है? क्योंकि जनता ने ही इसको बनाया, जनता का भला होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा जो भी बेनिफिट है उसमें कहीं ना कहीं लैकनेस आ रही। जो भी सरकार है वो तो कुर्सी पे बैठ गई, लेकिन अभी वो क्या कर रही है, वो खुद अपने बेनिफिट के बारे में सोचती है। सो he wrote that American government has not the vitality। so vitality का मतलब क्या दोस्तों होता है कि प्राण बोल सकते हैं आप, जीवन शक्ति बोल सकते हैं, जो भी हमारे अंदर के जो भी एक होता है ना कि प्राण होते हैं, तो जिसका जो जीवन शक्ति होती है, तो दैट इज कॉल्ड वाइटलिटी। एंड फोर्स ऑफ अ सिंगल लिविंग मैन फॉर अ सिंगल मैन कैन बेंड टू हिज विल। अब देखिए इन्होंने इस पूरे इस चीज़ को यहाँ पर से यहाँ तक कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस चीज़ को इन्होंने लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करना चाहूँगा कि जो हेनरी डेविड थॉरो है वो इस चीज़ को ये बताते हैं कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके अंदर इतनी ज़्यादा वाइटलिटी नहीं है। वाइटलिटी का मतलब इतनी ज़्यादा प्राण या फिर इतना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो किसी भी एक सिंगल मैन के लिए अपने लॉज को, नियम्स को बदल दे, चेंज कर दे, अपनी विल को, वो इच्छाओं को जो भी है वो चाहती है वो चेंज कर दे। सपोज़ कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट है और हमारी नीड कुछ अलग है, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी कुछ नीड अलग है, तो हमारे लिए वो अपने पूरे लॉज को, नियम को नहीं बदल सकती, इतनी ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल नहीं है अमेरिकन गवर्नमेंट। इनका कहने का यहाँ पर ये मतलब है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के बारे में ये बताते हैं कि इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं कि किसी भी एक इंसान के लिए, सिंगल मैन के लिए अपने जो भी उसके लॉज हैं, नियम्स हैं, उनको चेंज कर सके, बदल सके। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब ध्यान रखिएगा, इनके खुद के द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर एक और भी चीज़ है, देखिए दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है कि थॉरो वांट्स टू शो दैट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर टू मेंटेन जस्टिस इन द कंट्री। जो थॉरो है इस चीज़ को शो करना चाहते हैं, इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है डज नॉट हैव द पावर, कि गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि जो जिससे कि जस्टिस मेंटेन कर सके अपनी इस कंट्री के अंदर। अ सिंगल मैन हु इज रूलिंग द कंट्री कैन मोल्ड द लॉज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट हिज ओन एंड्स। जो एक सिंगल मैन है जो कि कंट्री में क्या कर रहा है, रूल जिसको किया जा रहा है, वो अपने अनुसार उन सारे लॉज को जिसके लिए वो सही नहीं, जब सपोज़ कि कोई ऐसा लॉ है जो कि हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, उस लॉ को ब्रेक डाउन करना चाहिए। एक जैसे बोले तो कि हम यहाँ के एक नागरिक हैं, ठीक है, तो हमारा भी तो भला होना चाहिए, ठीक है। तो उस अनुसार दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि हमको अपने जो भी वो जो लॉ बनाया गया, जो भी सरकार ने उस लॉ को बनाया, तो उसको मोल्ड कर देना चाहिए, उसको मतलब कि तोड़ना मरोड़ना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, फ्रेम्ड किया गया है, बनाया गया है, टू मीट हिज ओन एंड, और उसका एंड कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द गवर्नमेंट विच इज़ सपोज टू डू बैटल फॉर इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हम सब लोग मिलकर के सब्जेक्ट हैं। जो भी सरकार है वो एक डिफरेंट है, और जो भी उसके लोग हैं, जो भी उसके राज्य में जितने भी लोग हैं, तो हम लोग क्या हैं, प्रजा हैं, उनकी सब्जेक्ट हैं। तो हैज़ फॉरगेटन इज ड्यूटी। तो ऐसी गवर्नमेंट जो कि सपोज किसके लिए लेकर के आई गई थी, बेटरमेंट के लिए, कि हमारी सरकार, हम सरकार को क्यों लेकर के आए, कि हमारा भला होगा, हम ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे, कि कोई हमारे ऊपर एक थोड़ा सा रूल करने वाला रहेगा, इस वजह से हम गवर्नमेंट को लेकर के आए। लेकिन वो अपनी ड्यूटी को वो क्या हो गई, फॉरगेटन कर गई, मतलब भूल गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताते हैं कि इट डज़ नॉट कीप द कंट्री फ्री, ये कंट्री को फ्री नहीं रखते हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट है वो अपने अलग अलग से रूल कानूनों को बनाने लगी, ठीक है, तो जिससे कि जो कंट्री है वो फ्री नहीं हो पाती है। और इसके साथ ही साथ में
इट डज़ नॉट एजुकेट, और साथ ही साथ में दोस्तों हमको एजुकेशन भी नहीं प्रोवाइड करती ऐसी सरकार। तो इन दिस वे ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट दैट इट वॉज सपोज टू डू इट वॉज निगलेक्टेड, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट को जिसके लिए हमने बनाया था कि वो हमारी बात को समझेगी और हमारे लिए काम करेगी, तो वो अपनी सारी ड्यूटीज़ को भूल गई है और लापरवाही कर रही है। मतलब निगलेक्टेड का मतलब क्या होता है, लापरवाही करना। एंड thus he comes to the conclusion, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि that one should resist का मतलब भी होता है कि ऐसी सरकार का हमको क्या करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए गवर्नमेंट, so he may be arrested। ठीक है, तो अब कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जो कि इस गवर्नमेंट का विरोध करेगा, इस गवर्नमेंट के बातों को, रूल्स को नहीं मानेगा, तो उसको क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो ही मे बी अरेस्टेड। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि द गवर्नमेंट claims to be founded on law and hence demands every individual to obey the law। तो जो गवर्नमेंट है वो हमको फोर्स करती है, हमको क्या करती है कि लॉ को मानने के ऊपर मजबूर करती है, हैंस डिमांड्स, इस चीज़ पे डिमांड करती है कि एवरी इंडिविजुअल, हर एक पर्सनल, जिसकी कि हमारी आपकी पर्सनल लाइफ है, उसको क्या करना चाहिए, उनके बनाए गए नियम्स को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये बात तो गलत है कि हम ही ने उनको बनाया और वही हमारे ऊपर इतना ज़्यादा रूल कर रहे हैं, क्योंकि जनता के द्वारा जनता ने ही सरकार को बनाया। अब ये सरकार जो हमारे ऊपर रूल कर रही, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो जो जनता चाहेगी उसके अनुसार ही सरकार जो है दोस्तों, सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसका मतलब है सिविल डिसओबीडियंस, दोस्तों एक और भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो सिविल डिसओबीडियंस जो भी हमारा इस एसे का टाइटल है, तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब ही होता है कि हम सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से ऐसे विरोध नहीं करेंगे कि कोई मार काट कर रहे हैं, कहीं पर जाकर के रैलियां निकाल रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, इस तरीके से जो भी दंगे होते हैं, इस तरीके का कोई भी विरोध नहीं करना है। सरकार का विरोध करना है, लेकिन अपने एक लिमिट में रह कर के करना है। हमको विनम्र भाव से उसका विरोध करना है। जैसे सरकार ने कोई भी लॉ को बनाया तो हमको उसका विरोध करना है। जैसे अन्ना हजारे को आप लोगों ने भी जरूर सुना होगा, तो वो भी क्या कर रहे थे, सरकार का कुछ एक बनाया गया कोई भी कानून होगा तो उसको लॉ को उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने अनशन को रखा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, तो दैट इज कॉल कि वो शांति से ही गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मार काट और कुछ भी इस तरीके का आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिविल डिसओबीडियंस का भी मतलब वही है। और गांधी जी ने जो मूवमेंट को चलाया था सिविल डिसओबीडियंस का मूवमेंट था, गांधी जी ने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें भी वही था कि गवर्नमेंट का विरोध तो करेंगे, लेकिन कैसे, विनम्र भाव के साथ में, शांति के साथ में, कि आप जो भी बोलोगे हम उसका जस्ट उल्टा करेंगे, लेकिन शांति के साथ में। ऐसा कुछ नहीं कि पीसफुली करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको उसमें लड़ाई दंगे में परिवर्तित करके उस तरीके से करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो भी सरकार है वो हमको क्या कर रही है, अपने लॉज को ओबे करने के लिए मजबूर कर रही है, बट इवन द लॉ इज़ अनजस्ट। जबकि हम ये चीज़ जानते हैं कि जो लॉ है जो सरकार ने बनाया वो अनजस्ट है। अब देखिए, जैसे एक आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ये लंबा ऐसे है, लॉन्ग ऐसे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये सीधी सी बात है। बाकी इस ऐसे के बारे में तो कोई नहीं कि कितना टाइम लग रहा है। तो ये जो सरकार है दोस्तों, सरकार का क्या कहना है कि जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपको एक एग्जांपल लेना है कि जैसे कि हमारे में एक SC ST OBC जनरल कैटेगरीज हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम पर डिवाइड कर दी गई। चलो भाई, पैसों का तो समझ में आता है, लेकिन पढ़ाई के उस पर देखा जाए, पढ़ाई के नज़रिए से देखा जाए, स्टडी के नज़रिए से देखा जाए, तो आप किसी को जज नहीं कर सकते कि उसके नंबर कम आए फिर भी उसको एक अच्छी पोस्ट मिल रही, किसी के मार्क्स कम आए
किसी के मार्क्स ज़्यादा आए तो भी उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसको वो भी पोस्ट नहीं मिल रही। तो ये चीज़ तो गलत है, सब कोई जानता है कि एक तरीके का अनजस्टिस है। जब जिसके साथ ऐसा होता है तो फिर वही उस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है, जान सकता है कि ये एक तरीके की अनजस्टिस है। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, उसका हमको विरोध करना चाहिए, उसका हमको प्रतिरोध करना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से अनजस्ट है, हम जबकि जानते हैं कि इस चीज़ ये एक अनजस्टिस लॉ है, फिर भी हमको उस आज्ञा को मानने के लिए सरकार जो है वो हमको कहीं ना कहीं अपनी इस आज्ञा को मानने के लिए कहीं ना कहीं मतलब फोर्स करती है, ठीक है, वो हमको उस आज्ञा को मानने के लिए बाउंड करती है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ओबे को मानने के लिए, अपनी आज्ञा को मानने के लिए हमको वो फोर्सफुली अपनी बात मनवाती है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि द इंडिविजुअल इज फोर्स टू ओबे इट, कि हमको इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया जाता है कि आपको इस चीज़ को ओबे करना ही पड़ेगा, चाहे वो हम अंधविश्वास में करें, मतलब कि हमको चाहे इग्नोरेंस हो, चाहे हमको ज्ञान की कमी हो, या फिर हम डर के प्रभाव में आकर के उस चीज़ को ओबे करें, लेकिन हमको वो करना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखिए एक जो ऑनेस्ट पर्सन होगा उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, इनके अनुसार, हेनरी डेविड थॉरो के अनुसार, कि उस चीज़ को डिसओबे करना चाहिए। हमको उस चीज़ को ओबे नहीं करना चाहिए जब हम जानते हैं कि ये एक अनजस्ट लॉ है, तो हमको उस चीज़ को डिसओबे करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमको कि जेल भी चले जाना पड़े तो भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर जेल हमको जाना पड़ रहा है कोई भी अनजस्ट लॉ को डिसओबे करने के लिए, तो हम चले जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, थॉरो फर्दर सेज इनजस्टिस इज पार्ट ऑफ द नेसेसरी फ्रिक्शन ऑफ द मशीन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कोई भी मशीन होती है, सपोज कि कोई भी मशीन है, ठीक है, तो मशीन में क्या होता है दोस्तों कि एक तरीके का जरूरी फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, कि हर चीज़ में एक फ्रैक्शन भी जरूरी होता है। जैसे कि सड़क है तो उसमें एक तरीके का फ्रैक्शन भी होना चाहिए, मतलब कि जो इसका हिंदी कुछ होता होगा तो फ्रैक्शन भी मतलब इसका घर्षण होता है सर, तो वो भी जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा, तो अगर सड़क भी जो होगी वो एकदम स्मूथ होगी तो भी हमको हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादातर बढ़ जाएंगे। तो अब जो इनजस्टिस है, अब सरकार है तो उसको कहीं ना कहीं तो इनजस्टिस करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा तो प्रतिरोध या फिर घर्षण मतलब फ्रैक्शन तो हर चीज़ में ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हैं हेनरी डेविड थॉरो हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं कि इनजस्टिस एक तरीके का पार्ट ही है कि चलो भाई गवर्नमेंट बनाई गई है तो उसमें थोड़ी तो इनजस्टिस होगी, ठीक है। तो इसको हमको इस चीज़ पे विचार नहीं करना चाहिए कि तो इसमें देखो थोड़ी चीज़ों पे हमको नहीं ज़्यादातर फोकस करना चाहिए, इसको हमको जाने देना चाहिए, लेट इट गो, ठीक है, इसको हमको जाने देना चाहिए। इसका आगे चल कर के यही एक चांस होगा कि ऐसी जो भी प्रकार की मशीन होगी, जो भी ऐसी सरकार होगी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिमोलिश हो जाएगी, मतलब एकदम वो अपनी जो मशीन होगी वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मशीन विल वियर आउट, कि मशीन जिस तरीके से ख़राब हो जाती है अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट होगी अगर वो ज़्यादा तरीके से इनजस्टिस करेगी तो कहीं ना कहीं आगे चल करके उसी के लिए घातक होगा और वो सरकार वहाँ से अपने उस पोजीशन से हटा दी जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों जो इनजस्टिस है वो एक तरीके की, आप सोचिए कि स्प्रिंग है और या पुली है, ठीक है, तो उसमें उस तरीके की जंग लग गई। अब सपोज कि कोई कुएं में जो होता है वो लगता है ना, खींचने वाली रस्सी होती है, तो दैट इज कॉल्ड पुली। तो वो क्या है दोस्तों, अगर पुली है वही अगर सही से नहीं काम कर रही है तो उसमें आवश्यकता किसी भी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाए तो उस चीज़ का दोस्तों तुरंत ही हमको उसका ब्रेक डाउन करना चाहिए, हमको उस लॉ को तुरंत ब्रेक कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू थॉरो, सिविल डिसओबीडियंस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट लॉन्च्ड बाय एन इंडिविजुअल अगेंस्ट सच एन अनजस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इनके अनुसार ये चीज़ बताया गया है कि सिविल डिसओबीडियंस का ही मतलब यही है कि हमको अनजस्ट गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रोटेस्ट करना, उसका विरोध करना है इंडिविजुअल्स के द्वारा। इंडिविजुअल मतलब कि हमारे और आपके द्वारा ही उसका विरोध किया जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि थॉरो इस चीज़ पर भी बिलीव्स करते हैं दैट देयर इज अ हायर द लॉज ऑफ वंस लैंड विच इज द लॉ
ऑफ कॉन्शियस द इनर वॉइस और द ओवर सोल। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, ट्रांसेंडेंटलिज्म। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा ट्रांसेंडेंटलिज्म। थोड़ा सा जल्दी इसको हम फिनिश करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब आप लोगों ने शायद सुना होगा। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब ये होता है कि स्पिरिचुअल बात है। आप लोगों ने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जरूर सुना होगा कि स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है। इसको हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म का एक्चुअल मतलब क्या है, कि स्पिरिचुअल लाइफ जीना, ठीक है, अपने खुद की बात मानना, अपनी जो भी आपके अंदर मन की जो भी वॉइस है, अपने खुद के मन की सुनना, अपने ओवर सोल की सुनना, अपने मन के जो भी विचार आ रहे हैं तो उसको सुनना, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमारा किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, तो उस समय क्या है दोस्तों, हमारी इनर सोल हमको हमें सांत्वना देती है कि तुम ये कर लो, वो कर लो, तो उसी के अनुसार हम फिर आगे काम कोई भी एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है दोस्तों, ट्रांसेंडेंटलिज्म पर, इस चीज़ पर विश्वास करते हैं ये, और ये बोलते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, उससे अब उससे ज़्यादा ऊपर भी एक नियम कानून है, डेट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ठीक है। अगर उसके शब्द में, हेनरी डेविड थॉरो के शब्दों में अगर हम बात करें तो आई आस्क्ड फॉर नॉट एट वंस नो गवर्नमेंट। इनके अनुसार दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो नो गवर्नमेंट के बारे में बिलीव करने की, ऐसा ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट हो ही ना, ऐसा ये नहीं चाहते। इनका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ना हो, लेकिन ये इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि गवर्नमेंट हो, बट क्या हो, वो बेटर हो, हमारे फायदे के लिए हो, हमारे भले के लिए भी सोचे, ठीक है। तो थॉरोस थिंक्स दैट वन शुड बी ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, और वो इस चीज़ को भी सोचते हैं कि हम सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग पहले हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट्स और सिटीजन क्या है, सरकार के वो लेटर हैं, ठीक है। कि हमको पहले अपनी बात मानना चाहिए, हमारी जो इनर वॉइस चल रही है उस चीज़ को फोकस करना चाहिए, उस चीज़ की बात को मानना चाहिए, उसके बाद में हम दूसरों के सब्जेक्ट और सिटीजन सरकार के बाद में है, और फिर सरकार की जो भी नियम कानून है अगर हमको वो सही लगता है तो उसकी भी बात मान लेनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक और भी दोस्तों, यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि थॉरो ऑल्सो रेजिस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब बताया ना कि ऐसी सरकार जो कि जनता के द्वारा बनाया गया हो, तो वो इस चीज़ पर भी विरोध करते हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर भी विरोध करते हैं। व्हेन द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स हैं, एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो मेजॉरिटी लिखा हुआ है और दूसरा क्या लिखा हुआ है, माइनॉरिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेजॉरिटी है, एक माइनॉरिटी है। अब मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा कि जो मेजर लोग हैं, जैसे हाई प्रोफाइल्स के लोग हो गए, जैसे गवर्नमेंट हो गई, उनके आसपास के जितने भी बड़े बड़े जो भी लोग हैं उनसे मिलने जुलने वाले हैं, तो डेट इज कॉल्ड मेजॉरिटी। अब माइनॉरिटी क्या है, जैसे हम लोग, जैसे मिडिल क्लास पीपल्स हो गए या फिर नीच जाति के थोड़े से नीचे निम्न वर्ग के लोग हो गए, तो डेट इज कॉल्ड माइनॉरिटी, ठीक है। तो माइनॉरिटी की वजह से ही जो भी हायर क्लास ऑफ पीपल्स है, मेजॉरिटी है, वो बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अब भी क्या है दोस्तों, जो भी मेजॉरिटी है वो अपने आप को एक अलग ही, कुछ अलग वीआईपी सोचने लगती है कि हम वीआईपी हैं, हम जबकि वो बने हमारी वजह से ही हैं, लेकिन वो अपने आप को वीआईपी सोच रहे हैं, वो अपने आप को डिफरेंट समझ रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा ऊपर समझ रहे हैं। तो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हम ही ने उनको बनाया है, और अगर हम चाहें तो उनको उनकी गद्दी से उतार सकते हैं। इनका यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि वो उस चीज़ पर रेजिस्ट करते हैं, मतलब कि हम उस चीज़ पर प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं उसका, कि व्हेन द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, कि जब लोगों के हाथ में पावर होती है तो मेजॉरिटी है वो उस चीज़ को परमिटेड करते हैं, मतलब कि अगर हमारे हाथ में पावर है कि हम ही मेजॉरिटी को बना सकते हैं, कि हम ही मेजॉरिटी को परमिटेड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट्स कंटिन्यू, और इसको लंबे समय तक राज्य करने दे सकते हैं। जैसे अब नरेंद्र मोदी हैं तो वो अभी तक राज्य करने किसकी वजह से, हमारी वजह से, क्योंकि हम चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम उनका विरोध करने लगे तो हम उनको अभी तुरंत 2 मिनट में हटा भी सकते हैं। तो यही इनका सीधा सा मतलब है। तो मैं एक तरीके का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अपने ऊपर कभी भी मत लीजिएगा ऐसा। तो टू रूल इट इज नॉट बिकॉज दे आर मोस्ट लाइकली टू बी इन द राइट, नॉट बिकॉज दिस सीम्स फेयरेस्ट टू बी माइनॉरिटी। और यहाँ पर एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि बट बिकॉज दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब वो क्या है दोस्तों, माइनॉरिटी की वजह से जो मेजॉरिटी बन तो गई है, लेकिन अब वो क्या सोचने लगे कि हम लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग अलग हैं, तो इस वजह से हमको थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा। तो ये उनकी एक तरीके की गलत सोच है। अगर हम चाहें तो उनको उस चीज़ से, उनकी उस पोजीशन से हटा भी सकते हैं। फॉर हिम द डेमोक्रेसी विच इज़ पॉपुलरली नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल,
जो कि डेमोक्रेसी है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो हेनरी डेविड थॉरो है वो इस चीज़ को बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो भी मतलब है वही जो जनता के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो विच इज पॉपुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स, कि लोगों ने ही उस गवर्नमेंट को बनाया, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल इज इन रियलिटी द गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी, जो कि इनके अनुसार क्या है, रियलिटी में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, पीपल्स की गवर्नमेंट नहीं है। हम उसको केवल बना तो देते हैं, उसके बाद में वो जो राज्य है वो अपने अनुसार काम करते हैं, वो मेजोरिटी की तरीके से ही काम करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, मेजोरिटी है माइनॉरिटी, इस चीज़ के बारे में ये डिस्कस करते हैं और ये भी चीज़ बताते हैं कि वेदर द मेजोरिटी इज फेयर और फॉल्स, की जो मेजोरिटी है वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, माइनॉरिटी इज सपोज टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट द डिसीजंस, और माइनॉरिटी जिसने हम लोगों ने ही जिसको बनाया है उसके बाद में हम चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, अब माइनॉरिटी को क्या करना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है, चाहे वो उनके जो भी डिसीजंस होते हैं उसको हमको अडॉप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, ओके। फिर यहाँ पर देखिए थॉरो क्या करते हैं, थॉरो डज नॉट कंसिडर द माइनॉरिटी टू बी पावरलेस, वो इस चीज़ को ऐसा नहीं मानते कि जो भी माइनॉरिटी है, हम लोग हैं, वो हमारे पास में पावर नहीं है, बल्कि हमारे पास में उनसे ज़्यादा पावर है, ठीक है। अब माइनॉरिटी इज़ पावरलेस, हम तब पावरलेस हो जाएंगे जब हम उनके बनाए गए नियमों को केवल आंख बंद करके कंफर्म करते जाएंगे, मानते जाएंगे, तब हम पावरलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो हियर यहाँ पर इस चीज़ को ये फोकस करते हैं अगेन। So these lines want to say that if the minority does not put some resistance to the unjust law made by the majority, तो इट इज़ पावरलेस। इसका मतलब वही है कि अगर हम केवल उनके द्वारा बनाए गए जो भी अनजस्ट लॉज हैं उनको आंख बंद करके मानते जाएंगे, तब हम पावरलेस कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी चीज़ को विरोध कर रहे हैं तो तब हम पावरलेस नहीं कहलाएंगे, ठीक है, तब हम वहाँ पर पावरफुल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर पैराग्राफ का ये मतलब था। ये काफ़ी दोस्तों थोड़ा सा लंबा ऐसे है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो कोई नहीं, अगर आपके अंदर पेशेंस होगा तो आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, आई होप सो। तो यहाँ पर देखिए कि फॉर थॉरो अंडर द रूल ऑफ एन अनजस्ट गवर्नमेंट प्रिजन इज द बेस्ट प्लेस। अब देखिए कोई भी व्यक्ति होगा तो अगर वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करेगा तो सिंपल सी बात है, जायज़ सी बात है कि उसको आपको प्रिजन में मतलब जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अनजस्ट लॉज का अगर आप करेंगे तो प्रिजन आपका मतलब कि जो जेल होगा, प्रिजन का मतलब होता है जेल के अंदर जाना, तो प्रिजन इज अ बेस्ट प्लेस फॉर अ person believing in supreme individuals. In his words, under a government which impressions by unjustly, the true place for a just man is also a prison. अब अगर कोई भी व्यक्ति होगा जो कि सरकार के द्वारा बनाए गए अनजस्ट लॉज को फॉलो नहीं करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, और वही उसके लिए सही प्लेस भी है, क्योंकि ये अपने भी एक स्टोरी को नरेट करते हैं। ही ऑल्सो नरेट्स हिज ओन स्टोरी ऑफ स्पेंडिंग अ नाइट, कि ये इस चीज़ को बताते हैं कि उन्होंने एक बार टैक्स देने से, एक पोल टैक्स जो था जो कि आर्मी के फंड के लिए जमा हो रहा था, उसको देने से उन्होंने मना कर दिया था, तो उनको एक रात को जेल में बितानी पड़ी थी, जेल में जाना पड़ा था। तो वो जो रात थी दोस्तों, वो उनके जीवन की एक तरीके की बहुत ही नोबल रात थी और इंटरेस्टिंग रात थी, क्योंकि उनको ऐसा फीलिंग आ रहा था, वो इस वजह से ऐसा इन्होंने नहीं किया था, ऐसा इन्होंने टैक्स को इस वजह से नहीं दिया था, क्योंकि वो इस वजह से नहीं दिया था दोस्तों टैक्स को, क्योंकि वो जो भी सरकार के अनजस्ट लॉज थे उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास में पैसा नहीं था या फिर वो कंजूस थे तो उन्होंने टैक्स नहीं दिया, ये गलत बात है, ये हमारी थिंकिंग गलत है। इस वजह से उन्होंने नहीं दिया था क्योंकि वो उनके अनजस्ट लॉज को फॉलो नहीं करना चाहते थे, तो इस वजह से दोस्तों उनको जेल के अंदर भेज दिया गया था। अब जेल के अंदर जाने के बाद में वो ये चीज़ बताती कि वो जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा नोबल थी और इंटरेस्टिंग थी। तो एक जो करेक्ट पर्सन है, एक जो ऑनेस्ट पर्सन है, अगर वो उस अनजस्टफुल लॉज को विरोध करता है तो हर एक उस व्यक्ति को के लिए जो सही स्थान है वो प्रिजन ही है, जेल ही है।
ठीक है। उसके बाद में ये देखिए क्या लिखा है कि ही डिजायर्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ अमेरिका शुड हैव द करेज लाइक हिम टू लिव हिज ओन लाइफ एंड डू व्हाटएवर ही लाइक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ये इस चीज़ पर भी डिज़ायर करते हैं कि अब एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अमेरिका, अब ये अमेरिका से बिलोंग्स करते थे तो अमेरिका के बारे में बताते हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ अमेरिका शुड हैव द करेज, कि हर एक अमेरिका के सिटीजन के अंदर एक क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए लाइक हिम, जैसे कि उनके अंदर है, टू लिव हिज ओन लाइफ, कि आप अपनी लाइफ को भी जिए, आपकी अपनी भी लाइफ है उसको भी इंजॉय करें। ठीक है, वॉट एवर ही लाइक्स, कि आप जो भी चाहते हो, आपको जो भी पसंद है आप उसको जिए। ठीक है, ही शुड फॉलो वॉट कॉन्शियस सेज, मतलब कि जो भी आपकी कॉन्शियस का मतलब होता है कि आपके अंदर की जो भी आपके अंतर आत्मा की आवाज़, जो भी आपकी मन की आवाज़ बोल रही है, आप उस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, कि कॉन्शियस सेज हिम टू डू, कि आपकी जो भी अंदर की आवाज़ बोल रही है उसको आप फॉलो करें। इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, एक तो कॉन्शियस है दोस्तों, दूसरा क्या है स्टेट लॉज है। अब हमारे खुद की भी, जैसे किसी को शादी करनी है, ठीक है, किसी को दूसरी देश से शादी करनी है, तो हमारी एक अंतर की आत्मा होती है, हमारे एक अंदर की भी आत्मा होती है कि हमारी कॉन्शियस क्या बोलती है कि हमको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दूसरा क्या है दोस्तों कि सरकार के अनुसार आप दूसरी शादी नहीं कर सकते एक पत्नी के रहते हुए। तो वहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अपने कॉन्शियस के, अपने मन की बात को पहले सुने, उसके बाद में फिर आगे जो भी स्टेट के लॉज हैं उसको आप बाद में देखें। तो ये एक तरीके के छोटे छोटे से एग्जांपल्स जिसको मैं आप लोगों को देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा बेटर समझ सकें इसको, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ऐसे है दोस्तों, बहुत मतलब कि इसको समझने में कठिनाई होती है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ तो ये काफ़ी एक तरीके से बोले तो सिंपलेस्ट वे है। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आप इसको एग्ज़ाम वगैरह में लिख करके आएँ सही से, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं जिसको मैंने समराइज किया हुआ है, जिसको सिंपल सी एक समरी बनाई है, इसकी जो भी लैंग्वेज है दोस्तों वो भी बिल्कुल सिंपल है, आपको भी समझ में आएगी जब आप इसको पढ़ने के बाद एक दो बार और भी पढ़ेंगे तो। और ये दोस्तों जो समरी है दोस्तों, अगर आपको इसका एक PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे एक फेसबुक ग्रुप पे जा सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का भी नाम सेम ही है, जो कि चैनल का नाम है इंग्लिश टू टेक। आपने फेसबुक में सब कोई चलाता होगा, वहाँ पर सर्च करेंगे इंग्लिश टू टेक, वहाँ पर से आ जाएगा। आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके PDF का, तो वहीं पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी वहाँ पर आपको पोस्ट मिलेंगी, तो आप चाहें तो जो भी टेक्स्टेड एरिया है इसको वहीं पर से आप उसको देख सकते हैं। तो ही शुड फॉलो हिज कॉन्शियस फर्स्ट, तो हमें अपने जो हमारी अंतर की आवाज़ है उसको पहले सुनना चाहिए। इफ़ अ स्टेट यूजेस फोर्स, अगर जो भी स्टेट है, जो सरकार के नियम कानून है वो फोर्सफुली आपका विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि उनके लॉस को क्या करना चाहिए, उनके लॉस को रेसिस्ट करना चाहिए, मतलब उनका प्रतिरोध करना चाहिए, और आपको जेल भी चले जाना चाहिए। तो जेल जाने में भी कोई आपको बुराई नहीं है। अगर आप सरकार के गलत लॉस को विरोध करते हैं, गलत नियम कानूनों का विरोध करते हैं, तो आप जेल में भी जा सकते हैं। ठीक है, जेल जाने में आपको कोई भी बुराई नहीं, क्योंकि आपने एक गलत चीज़ों का साथ तो नहीं दिया, एटलीस्ट आपके अंदर इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों ने इनके जितने जो भी यहाँ पर जो ये चीज़ बताना चाहते थे, सारी चीज़ों को समझ में आया होगा। जो भी चीज़ बताना चाहते थे ये थोड़ो उस चीज़ को आप लोगों ने समझा होगा, और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। मैंने तो अपना पूरा कोशिश किया है, ठीक है, 100% देने की। अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक मत करना भूलिए। कुछ आपके अंदर सजेशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।